हेलो बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था, है ना। और पॉलिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोग ने पढ़ा था कि मेगास्पोर मदर सेल से बनना, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में अगर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा क्या हो रहा है बेटा? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अब अगर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है तो मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनने तक हमें एक मियोसिस और 3 माइटोसिस लगेंगे। ठीक है। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा, मतलब जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है। जिसमें 3 हमारे एंटीपोडल के सेल होंगे, 2 हमारे साइनर्जिड के सेल होंगे, एक हमारा एग सेल होगा और 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई होंगे, जो मिला के क्या बना देगा बेटा? सेंट्रल सेल बना देगा। ठीक है। तो ऐसे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होगा। दूसरी बात कि जो एग सेल है और जो 2 साइनर्जिड्स हैं, वो तीनों मिला के क्या बोल देंगे हम लोग इसको बेटा? एग अपरेटस। क्या बोल देंगे? एग अपरेटस। और जो एग सेल और साइनर्जिड्स है, ये होंगे बेटा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और जो एंटीपोडल्स होंगे ये होंगे चलासल एंड की तरफ। ठीक है। दूसरी बात, फिर हम लोगों ने बेटा पॉलिनेशन स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनेशन स्टार्ट करने पर हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है ना, वो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को पहुंचाना या पहुंचना, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा 3 तरीके का होता है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी, है ना। ऑटोगैमी में क्या हुआ कि सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। जिटोनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, है ना, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या होगा? पॉलन का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये दोनों फ्लावर क्या होंगे बेटा? सेम प्लांट पे होंगे, है ना। फ्लावर डिफरेंट हो गए लेकिन प्लांट क्या रहेगा? सेम रहेगा। जीनोगैमी में अब प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है ना। एक फ्लावर एक प्लांट में लगा है, दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट में लगा है। तो अब एक फ्लावर के एंथर से पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे प्लांट भी क्या हो गया बेटा? डिफरेंट हो गया। तो इस बात को हम लोग क्या बोल देंगे? जीनोगैमी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। जो फ्लावर ओपन हो उनको चेस्मोगैमस बोलते हैं, जो कभी ओपन ना हो उन्हें हम लोग क्लिस्टोगैमस बोलेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के हम लोग ने बेसिकली बेटा 2 एडवांटेज पढ़े थे। पहला, हाँ तो बेटा हम लोग कहां पहुंच गए थे कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग ने बेटा कल 2 पढ़े हुए थे एडवांटेज। क्या क्या? पहला कि इसको किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना। और अगर चेस्मोगैमस फ्लावर भी है और सेल्फ पॉलिनेशन कराना है ना, ऑटोगैमी करवाना है, तो हमें किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि बेटा इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि पॉलिनेटिंग एजेंट की एब्सेंस में भी ये क्या बना सकता है बेटा? सीड बना सकता है ना। तो प्लांट ने क्या किया बेटा? कुछ अडेप्टेशन की सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, है ना। वो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना था आज कि ऐसी अडेप्टेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करें? प्रमोट करें। ठीक है। लेकिन इसके पहले, है ना, क्योंकि कल हम लोगों ने बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए थे, है ना। तो 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किए थे
उसके बाद फिर हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो सिंपल सा अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी मेगास्पोर्स are formed from 20 मेगास्पोर्स। जब हम लोग 20 मेगास्पोर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल लिए थे, तो यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं 20 मेगास्पोर मदर सेल, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें कि भाई हम लोगों ने देखा था कि एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर तो बच रहा था, 4 बन रहे थे, लेकिन क्या थे बेटा 3 डी जनरेट हो रहे थे, तो बच कितना रहा था 1। हमें कितने मेगास्पोर बनाने हैं, सॉरी कितने मेगास्पोर मदर सेल है हमारे पास 20 मेगास्पोर मदर सेल। तो अगर एक से एक बन रहा है तो 20 से कितने बनेंगे बेटा 20, है ना। 20 से कितने बन जाएंगे 20 बन जाएंगे। तो इसमें इतना ही करना है ना। इसका मतलब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जितना था उससे हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जितना मेगास्पोर मदर सेल है उतने ही क्या बनेंगे मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। अब इसी में जैसे हमने दूसरा वेरिएंट किया था बेटा उस वाले में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, कि अब यहां पे पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी synergids egg cell and antipodals और इसी में बेटा पोलर न्यूक्लियाई भी हो सकता है ना, या उसको भी जोड़ ही देते हैं। एंटीपोडल्स, एक मिनट बेटा, how many synergids, egg cell, antipodals and polar nuclei are formed from 20 megaspore mother cells। अब इसमें भी उसी की तरह बेटा सॉल्व करेंगे, है ना, कि एक मेगास्पोर मदर सेल से, है ना, क्या क्या बन रहा था बेटा, एक मेगास्पोर बन रहा था, और इस एक मेगास्पोर से, है ना, इस एक मेगास्पोर से क्या क्या बन रहा था, 2 साइनर्जिड बन रहे थे, एक एग बन रहा था, 3 एंटीपोडल बन रहे थे, और 2 पोलर न्यूक्लियाई बन रहे थे। अब हमारे पास क्या है बेटा 20 मेगास्पोर मदर सेल हैं, तो इससे 20 मेगास्पोर बन जाएंगे, और 20 मेगास्पोर से, है ना, 20 मेगास्पोर से साइनर्जिड्स कितने बन जाएंगे, क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, तो कितना हो गया बेटा 40।
तो 40 क्या हो गए, साइनर्जिड्स हो गए। ऐसे ही 20 इंटू 1, 20 क्या हो गए बेटा, एग सेल हो गए। और 20 इंटू 3 क्या हो गए, 60 एंटीपोडल्स हो गए। और 20 इंटू 2 40 क्या हो गए बेटा, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। बात समझ में आई? अगर आपसे एक पूछ रहा है तो सीधे यहाँ पे हमने सबका एक एक बता दिया है ना, कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल से इस टाइप से करना है। तो ये तो डायरेक्ट वाला हो जाता है इधर, है ना, कि कितने मेगास्पोर से कितने मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बने। तो ये कम पूछता है, ये ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन इसमें सीड वाला हम लोग और कर लेते हैं। चलो अब आप इसके आगे देखते हैं, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी सीड्स, हाउ मैनी सीड्स are formed if there are 20 microspore mother cell and 40 megaspore mother cell, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 20 माइक्रोस्पोर से, है ना, 20 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन बनेंगे बेटा, 20 इंटू 4, 80 पॉलन बनेंगे, है ना। और हमें 40 मेगास्पोर मदर सेल से 40 मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे बेटा, 40 मेगास्पोर बनेंगे, है ना। और अभी हम लोगों ने देखा था कि जितने मेगास्पोर होते हैं उतने ही एग सेल होते हैं, ठीक है।
पॉलन, पॉलन को ये बेटा यहाँ पे माइक्रोस्पोर भी लिख लो, ठीक है। तो जितने मेगास्पोर उतने ही एक्सेल। अब ये चीज याद रखनी है कि सीड बनने के लिए, सीड बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एक माइक्रोस्पोर चाहिए या पॉलन, और एक क्या चाहिए हमें, मेगास्पोर, है ना। इससे हमारा क्या बनेगा बेटा, एक सीड बनेगा। अब देखो यहां पे आपके मेगास्पोर कितने हैं, 40 है। तो इसी का अपोजिट करो जरा कि भाई हमारे पास क्या है, 40 मेगास्पोर है ना। और हमारे पास बेटा पॉलन कितने हैं, 80 हैं। तो अगर हम यहां पे 80 पॉलन भी कर दें, लेकिन यहां पे मेगास्पोर कितने हैं बेटा, 40, है ना। तो 80 और 80 होता तब तो हमारे पास 80 सीड्स बनते, लेकिन यहां पे हमारे पास मेगास्पोर की क्वांटिटी क्या है, कम है ना। तो पॉलन भले ही हमारे पास 80 हो, जैसे 40 मेगास्पोर, तो इसके साथ 40 पॉलन मिलकर क्या बना देंगे बेटा, 40 सीड्स बना देंगे, है ना। कितनी सीड्स बना देंगे, 40 सीड्स बना देंगे। अब टोटल हमारे पास 80 पॉलन थे, तो ये जो बेटा 40 पॉलन बचेंगे, ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, एक्स्ट्रा बचेंगे, जिनका कोई काम नहीं होगा, जिनका कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मेगास्पोर कम है तो कितने सीड बनेंगी, जितने मेगास्पोर होंगे, है ना। और अगर पॉलन कम है, माइक्रोस्पोर कम है, तो कितनी सीड्स बनेंगी, जितने माइक्रोस्पोर होंगे। जैसे इसी में एक देख लो, इसी में बेटा बता देते हैं। सपोज करो कि यहां पे हमारे पास पॉलन तो 80 थे, है ना। जैसे यहां पे हमारे पास क्या था, 20 पॉलन मदर सेल थे, तो इनसे हमारे पास क्या बन गए बेटा, 80 पॉलन बन गए, है ना। और सपोज करो कि अब हमारे पास कितने मेगास्पोर मदर सेल होते, 100 मेगास्पोर मदर सेल 100। तो हमारे पास कितने मेगास्पोर बनते, 100 मेगास्पोर बनते, है कि नहीं। अब बताओ कम क्या है, पॉलन कम है ना, मेगास्पोर ज्यादा है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि यहां पे 80 पॉलन प्लस 80 मेगास्पोर, इन्होंने मिलके बेटा 80 सीड्स बना दिए। क्या किए, 80 सीड्स बना दिए, है ना। 80 सीड्स बना दिए, लेकिन यहां पे कितने मेगास्पोर एक्स्ट्रा बच गए, एक्स्ट्रा बच गए, जिनका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉलन कम होंगे तो भी सीड कम बनेंगे, और अगर मेगास्पोर कम होंगे तो भी सीड क्या होंगे, कम बनेंगे। बात समझ में आई। अब इसी बेटा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि, है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं कि हमें कितनी सीड्स बनानी है बेटा, 110 सीड्स बनानी है। कितने सीड्स बनानी है, 110 सीड्स बनानी है ना। टू फॉर 110 सीड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें आपको कितने, है ना, हाउ मैनी कितने आपको चाहिए बेटा पॉलन मदर सेल,
कितने आपको चाहिए पॉलन मदर सेल और कितने आपको चाहिए मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितने आपको मियोसिस चाहिए, कितने आपको मियोसिस चाहिए। ठीक है, अब जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसका उल्टा करना है। ठीक है, अब हमें सीट्स हमारे पास कितनी है, 110 सीट्स। इसका मतलब आपको 110 पॉलन चाहिए और 110 मेगास्पोर चाहिए, है ना। तो अब यहां से ही आपने देखा कि अगर आपको 110 मेगास्पोर चाहिए तो आपको मेगास्पोर मदर सेल भी कितने चाहिए, 110 चाहिए, है ना। ये एक आ गया आपका। आपको 110 पॉलन चाहिए तो आपको पॉलन मदर सेल कितना चाहिए, है ना। पॉलन मदर सेल कितना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पॉलन मदर सेल निकालने के लिए जितने आपके पास पॉलन है इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आया बेटा आंसर, ठीक है, कितना है 27.5। तो क्या बताओ, क्या जो पॉलन मदर सेल है क्या डेसिमल में होगा, नहीं होगा। तो जब भी अगर यार सपोज करो यहां पे 112 होता है ना, या 108 होता तो 108 में 27 आ जाता और 1012 में 28 आ जाता, है ना। तो यह आपका इतने पॉलन मदर सेल हो जाते। लेकिन सपोज करो कभी फ्रैक्शन में आ गया, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे और हमेशा नेक्स्ट डिजिट पे करोगे। तो इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या होगी बेटा, होल नंबर की 28। मतलब अगर 27.5 भी है, मतलब 110 पॉलन भी चाहिए तो आपको पॉलन मदर सेल कितने चाहिए होंगे, 28 चाहिए होंगे, है ना। और यहां से हमने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल कितने चाहिए होंगे, ये 110 चाहिए होंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, दूसरा मियोसिस में कि कितनी मियोसिस चाहिए, तो आप ये बताओ कि 110 पॉलन कितनी मियोसिस से बने होंगे, है ना। सॉल्व करोगे बेटा आंसर ये आएगा, क्योंकि ऐसे समझो कि एक पॉलन मदर सेल से, है ना, एक पॉलन मदर सेल से हमें कितने पॉलन मिले थे, 4 पॉलन मिले थे, है ना। या इसका उल्टा कर लो, फोर पॉलन हमें मिले 1 पॉलन मदर सेल से, तो हमें 110 पॉलन किससे मिलेंगे, कितने पॉलन सेल्स मदर सेल से, कितनी मियोसिस। इसको भी क्या करोगे 110 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे याद कर लो, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, क्या हुआ बेटा, मियोसिस हुआ। और कितना मियोसिस हुआ बेटा, एक मियोसिस हुआ। कितने आपको पॉलन मिल गए, 4 पॉलन मिल गए, है ना। तो अगर आपके पास 110 पॉलन है और एक मियोसिस से 4 मिल रहे हैं, है ना, और आपको नंबर ऑफ मियोसिस निकालनी है, तो क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो अगेन इसका फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर में
कन्वर्ट कर लोगे। मतलब 28 मियोसिस से आपको क्या मिला, 110 पॉलन मिले। और अभी आपको पता है 110 मेगास्पोर मदर सेल से 110 मेगास्पोर बने हैं, और जब इसमें मियोसिस होता है एक मियोसिस से एक मेगास्पोर बनता है ना। तो यहां से आपको एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ तो आपको एक मेगास्पोर मिला, है ना। आपको 110 मेगास्पोर चाहिए, तो यहां से देखो एक मेगास्पोर एक मियोसिस से मिल रहा है, तो 110 मेगास्पोर 110 मियोसिस से मिलेंगे, है ना। मतलब जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे आएगी। अब फर्क कहां आएगा कि आपसे टोटल नंबर ऑफ मियोसिस पूछा है ना बेटा, तो अगर आपसे नंबर ऑफ मियोसिस पूछेगा तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे कि 110 प्लस 28, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 138। तो आपको मियोसिस कितनी चाहिए होंगी टोटल 138। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है। तो आपसे ये पूछे, है ना, या ये पूछे, सॉल्व आपको ये करना है, और मियोसिस पूछेगा तो इन दोनों को ऐड कर देना है, अदरवाइज ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये वाला तो नोट हो गया था। चलो ये भी कोड कर लो जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अडेप्टेशन टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। चलो अब हेडिंग डालो बेटा, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन टू एंश्योर, टू एंश्योर ने बेटा लिखो टू प्रमोट अडेप्टेशन, टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। और इसी को बेटा लिखा हुआ है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। और यही हमारे क्या होते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब यहां पे सबसे पहली बात कि याद करो कि भाई अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना था तो फ्लावर्स क्या होने चाहिए बेटा, खुलने नहीं चाहिए, है ना, क्लिस्टोगैमस होने चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए सबसे पहले तो क्या होने चाहिए बेटा, फ्लावर्स ओपन होने चाहिए। तो पहला क्या हो गया अडेप्टेशन, चेस्मोगेमी, कि फ्लावर जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा उनके फ्लावर्स क्या होंगे बेटा, हमेशा ओपन होंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा था कि वहां पे क्या होगी, होमोगैमी की एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, हेटेरोगैमी। क्या हो जाएगा, हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी का मतलब कि जो एंथर है और स्टिग्मा है ये दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे। है ना। अब इसमें एंथर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा बाद में हो, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, एंथर बाद में हो, है ना। अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोट एंड्री, है ना। क्या बोलते हैं,
फ्रूट एंड री। और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी। तीसरा होता है बेटा हेटेरोस्टाइली। तीसरा क्या हो जाएगा? हेटेरोस्टाइली। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो एंथर होता है ना, जो एंथर होता है और जो स्टिग्मा होता है, उनकी जो पोजीशन होती है, जो हाइट होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है? अब डिफरेंट है कैसे कि जो स्टाइल है ना, जो हमारा स्टेमन है, स्टेमन है मतलब फिलामेंट प्लस एंथर, और यहां पे गाइनोशियम में, कार्पेल में जो स्टाइल है, इन दोनों की जो लेंथ होती है ना, इन दोनों की जो लेंथ होती है, ये क्या हो जाती है बेटा? डिफरेंट हो जाती है। अब सपोज करो कि फिलामेंट की लेंथ इतनी है और ये आपका एंथर लगा हुआ है ना, और यहां पे आपका जो स्टाइल है, जो स्टाइल है उसकी लेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो स्टिग्मा की पोजीशन अलग हो गई कि नहीं हो गई? है ना? तो स्टाइल और स्टेमेन की लेंथ की वजह से इनकी जो पोजीशन होती है, पोजीशन किसकी? स्टाइल की नहीं बेटा, पोजीशन किसकी चेंज हुई? स्टिग्मा की चेंज हुई, है ना? लेंथ किसकी बढ़ी? स्टाइल की बढ़ी। बात समझ में आ रही? तो हेटेरोस्टाइली का मतलब है कि स्टाइल की और स्टेमेन की लेंथ क्या हो जाएंगी बेटा? डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिफरेंट हो जाएगी, है ना? तो हेटेरोस्टाइली में सीधे सीधे लिख लो कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट different positions, are present at different positions। इतनी बात समझ में आई? अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? एक टर्म आता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। पहले तो कि कॉम्पैटिबिलिटी, अच्छा ये सब जो भी है ना, चेस्मोगेमी है, फ्लावर ओपन हो रहा है। अब हेट्रोगेमी की कब जरूरत है? जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। हेट्रोस्टाइली भी कब जरूरत है? जब दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। और ये भी कब जरूरत है? जब एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है ना? मतलब अगर अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है तो भी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मैटर करता है ना? लेकिन बाकी सब किसमें बेटा? बाइसेक्सुअल कंडीशन में है कि भाई दोनों पास पास है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंथर हो, स्टिग्मा हो ही नहीं, तो इनकी पोजीशन डिफरेंट होने की नीड है क्या? नहीं है। ठीक है? तो पहले तो जो हमारे फ्लावर बने हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन। फिर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, फ्लावर सेम हो या डिफरेंट हो, है ना, उसी प्लांट का हो। तो सेल्फ इनकॉम्पैट, अच्छा इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब कि जो आपस में है ना, आपस में हमारी क्या है? बन नहीं रही है ना? सेल्फ का मतलब खुद का, मतलब खुद के जो हमारे बीच में है ना? मतलब यहां पे अगर बात करें तो किसकी? एंथर और स्टिग्मा की, है ना? मतलब खुद के पॉलन और स्टिग्मा की बात नहीं बन रही, है ना? अगर खुद का आएगा मेरे पास, है ना, खुद का पॉलन मेरे पास आया तो हम क्या करेंगे? मना कर देंगे कि नहीं भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है। और जब दूसरे का आएगा तभी हम क्या करेंगे बेटा? पॉलन ट्यूब बनाने देंगे। ठीक है? तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन है ना, जर्मिनेशन ऑफ pollen tube
of same type of anther, sorry, same type of pollen is restricted, is restricted by stigma। अगर स्टिग्मा के ऊपर सेम टाइप का पॉलन आया तो वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने ही नहीं देगा। तो जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। अब यहां पे सेम टाइप का, सेम फ्लावर का भी होगा, और अगर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट में है तो भी होगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी बेटा क्या करेगा, आपका ऑटोगैमी भी बचा लेगा और जिटोनोगैमी भी बचा लेगा, है ना, क्योंकि जिटोनोगैमी भी जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इसके बाद प्लांट ने क्या कहा कि भाई एक और तरीका है कि हम फ्लावर क्या कर दें, यूनिसेक्सुअल कर दें। अभी तक तो हम बायसेक्सुअल में बात कर रहे थे, अडेप्टेशन कर रहे थे, अब हमने फ्लावर को ही क्या कर दिया बेटा, यूनिसेक्सुअल कर दिया। फ्लावर को ही क्या कर दिया, यूनिसेक्सुअल कर दिया। तो अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम क्या करते हैं, प्लांट ही हम मेल और फीमेल कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं बेटा, प्लांट ही मेल और फीमेल कर देते हैं। अब डाइशियस कंडीशन मतलब अगर प्लांट है तो प्लांट में या तो सारे मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल फ्लावर होंगे, है ना, मतलब फीमेल और मेल के प्लांट ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये क्या है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए क्या है, अडेप्टेशन है, ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया, चलो यहां पे बेटा आप मेंशन कर लेना, ठीक है, यहां पे आप मेंशन कर लेना कि प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, ठीक है। बोला था हमने, लिखा नहीं था, अभी लिख दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी बचा लेगा, है ना, लेकिन जिटोनोगैमी अभी भी पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है। लेकिन डाइशियस कंडीशन में ये भी क्या करता है बेटा, प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी।
इसके बाद बेटा हम लोग को पढ़ना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा दो टाइप के कैरेक्टर्स को मिक्स करना, है ना, हाइब्रिड बनाना। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, मतलब जब मैन हाइब्रिडाइजेशन करवाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए क्या क्या हमारे पास बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहला होता है बेटा इमैस्कुलेशन। क्या होता है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, ई मतलब रिमूवल, मैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलिन पार्ट का, ठीक है। तो फ्लावर का मैस्कुलिन पार्ट क्या है बेटा, एंथर है। तो हम किसको हटा देते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। दूसरा टर्म आता है बेटा बैगिंग। अब देखो, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हमने एंथर को हटा दिया, है ना। क्यों, क्योंकि भाई इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे क्या पॉलन गिर सकता था, तो अपने आप हो जाता। मैनमेड तो होता नहीं, क्योंकि जो हमें करवाना था, जो हमें पॉलन गिराना था, वो हम नहीं गिरा पाए, ठीक है। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता तो या तो मेल होता और या तो फीमेल होता। अब अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो उसमें एंथर तो है नहीं, तो इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर फीमेल फ्लावर है तो वहां पे इमैस्कुलेशन वाला स्टेप नहीं होता है, सीधे क्या होता है बेटा, बैगिंग होता है ना। अब बैगिंग होता क्या है कि जो स्टिग्मा होता है ना, जो स्टिग्मा होता है उसे कवर कर देते हैं। कवरिंग ऑफ स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जिसके क्या रिमूव हो गए हो बेटा, एंथर रिमूव हो गए हैं, ठीक है। जनरली होता है बेटा पॉलिथीन बैग से या बटर पेपर से। है ना। और किया क्यों जाता है, ताकि क्या ना है हमारे पास, कवरिंग क्यों की जाती है बेटा, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन, जिससे कि जो हमें अनवांटेड पॉलन है दूसरे सोर्स से, हमने इस फ्लावर का बेटा एंथर काटा है ना, दूसरे फ्लावर में तो एंथर लगा है, तो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू भी तो आ सकता है पॉलन, है ना। तो अनवांटेड पॉलन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब बेटा क्या, ये जो स्टिग्मा है ये मैच्योर हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आते हैं फ्लावर में, बैग को हटाते हैं। बैग को हटाने के बाद क्या करते हैं, पॉलन को गिराते हैं, है ना, स्टिग्मा पे। जो हमारे पसंद है पॉलन, है ना, जो हमें गिराना था, जिस समय फर्टिलाइजेशन कराना है, उस पॉलन को क्या करेंगे, इस स्टिग्मा पे गिरा देंगे। और उसके बाद गिराने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, दोबारा बैगिंग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे बेटा, दोबारा बैगिंग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, टैगिंग करते हैं। क्या करते हैं, टैगिंग। अच्छा, अब बात ये है, इतना याद रखना, हम बेटा यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे इमैस्कुलेशन जैसे हुआ तुरंत क्या हो गया बेटा, बैगिंग हो गया। और जैसे ही बैगिंग हुआ इसमें हमने क्या कर दिया, टैगिंग कर दिया। क्या कर दिया, टैगिंग।
मतलब अब हमने यहाँ पे डेट, अच्छा टैगिंग का मतलब होता है टैग लगाना, है ना। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो कपड़ों में टैग लगे रहते हैं, तो उस टैग का काम क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन देना, है ना। साइज क्या है, प्राइस क्या है, और मॉडल नंबर कौन सा है, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी जो टैग लगेगा, है ना, वो किस लिए लगेगा, ताकि आपको इसके बारे में जो प्रोसेस हुए हैं इन सब के बारे में जानकारी रहे। ठीक है। तो अब जैसे ही बैगिंग हुई, तो बैगिंग के बाद हमने क्या किया, टैग कर दिया कि इस तारीख को इमैस्कुलेशन हुआ था और इस तारीख को क्या हुआ था, बैगिंग हो गई थी। ठीक है। अब उसके बाद जब हम आए, जब स्टिग्मा मैच्योर हो गया, जब हम आए तो हमने क्या किया, बैग को खोला, पॉलन को गिराया और दोबारा बैक किया। जैसे ही हमने दोबारा बैक किया, अगेन जो टैग लगा हुआ था उसी में हमने एक लाइन और बढ़ा दी कि भाई इस तारीख को पॉलन गिराया गया है और इस तारीख को क्या हुआ है, पॉलन गिराने के बाद दोबारा बैगिंग हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टैगिंग बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद टैग करने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, 1 2 3 दिन बाद हम दोबारा ये जो बैग है ये हटा देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा, सॉरी सीड बन जाएगा, तो उसके बाद हम सीड का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, है ना। सीड बन गए तो अब हम क्या करेंगे, उन सीड्स का कलेक्शन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं किसमें बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। टैगिंग ये मत सोचना कि बेटा इसके बाद ही होगी, यहां भी टैगिंग होगी तुरंत। ठीक है ना, चलो नोट कर लो इसे बेटा। तो यहां पे बेटा क्या हुआ, हमारा पॉलिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बेटा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को कराने के लिए जो हमें मदद करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या इसी को हम बोलते हैं बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है। अब जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के, ये हमारे पास दो टाइप के, कौन कौन से, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट। अब एबायोटिक में बेटा दो टाइप के एजेंट होते हैं, है ना। एबायोटिक में अगेन कितने, दो टाइप के। एक क्या हो गया, विंड, है ना, विंड पॉलिनेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एयर पॉलिनेशन। और दूसरा हो जाता है क्या, वाटर पॉलिनेशन। क्या बेटा, वाटर पॉलिनेशन, है ना। विंड पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है बेटा अनीमोफिली। क्या होता है, अनीमोफिली। और ऐसे ही वाटर पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है बेटा हाइड्रोफिली। ठीक है। और ऐसे ही बायोटिक पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है जूफिली। क्यों, क्योंकि बायोटिक मतलब लिविंग, है ना, बायोटिक मतलब लिविंग, और
जो भी लिविंग होते हैं बेटा वो क्या होते हैं एनिमल, जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा एनिमल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जूफिली। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंट ज्यादा कॉमन होता है या बायोटिक एजेंट, है ना, अगर आपसे इस लेवल पे पूछा जाए कि एबायोटिक एजेंट ज्यादा कॉमन होता है या बायोटिक एजेंट, तो आप बोलोगे कि बायोटिक एजेंट्स आर मोर कॉमन, ठीक है ना, आर मोर कॉमन देन एबायोटिक एजेंट। ए, ठीक है क्या बेटा, बायोटिक एजेंट्स आर मोर कॉमन देन एबायोटिक एजेंट। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे हम लोगों ने पढ़ा बेटा विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। अब हमें यह बताओ वाटर और विंड में कौन सा ज्यादा कॉमन होगा, है ना, कौन सा हो जाएगा बेटा विंड पॉलिनेशन। अब याद रखना पहली बात, देखिए इसीलिए हम लेवल वाइज बता रहे हैं कि अगर आप सोच रहे एबायोटिक और बायोटिक में कौन सा ज्यादा कॉमन है तो क्या हो जाएगा बायोटिक, बायोटिक पॉलिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि एबायोटिक एजेंट में, एबायोटिक पॉलिनेशन में कौन सा पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा विंड पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट, चलो लिख लो फिर अभी हम इसको करवा देते हैं, है ना। अब जो बेटा एनिमल्स के द्वारा होगा, है ना, थ्रू एनिमल जो पॉलिनेशन होगा, इसमें मोस्ट कॉमन होता है बेटा इंसेक्ट्स के थ्रू। किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। और जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। और इसमें भी बेटा एंटोमोफिली में इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है एनसीईआरटी कहती है कि किसके थ्रू है, बाय बीज के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी ये भी कहती है कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो भी, है ना, इवन जो प्राइमेट्स हैं वो भी क्या होते हैं बेटा पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे अगर इंसेक्ट की बात करें तो बटरफ्लाई वगैरह हो जाएगा, और एनसीईआरटी में जो प्राइमेट्स की बात हुई है तो बोला गया है कि जो लीमर्स होते हैं, है ना, जो लेजर्ड्स होते हैं, ठीक है, और जो रोडेंट्स होते हैं बेटा, ये भी एक्ट करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है। तो अब देखो यहां बस आपको यह याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए एबायोटिक और बायोटिक में कौन ज्यादा कॉमन है तो क्या हो जाएगा बायोटिक। पूछा जाए एबायोटिक एजेंट मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट या विंड और वाटर में ज्यादा कौन सा कॉमन है तो क्या हो जाएगा विंड पॉलिनेशन। आपसे पूछा जाए बायोटिक एजेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है तो क्या बोलोगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट में बोल दिया जाए बटरफ्लाई पॉलिनेशन और सेक्टर पॉलिनेशन और बी पॉलिनेशन, कौन सा सबसे कॉमन है, क्या हो जाएगा बी पॉलिनेशन। उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, है ना, और लिजर्ड पॉलिनेशन, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, क्या हो जाएगा आंसर इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है। जैसे आपके ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना, या तो ऐसे समझ लो विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, बी पॉलिनेशन, बटरफ्लाई पॉलिनेशन, सबसे कॉमन क्या हो जाएगा बेटा बी पॉलिनेशन। इस टाइप से ना थोड़े बहुत नॉर्मली इस टाइप से ही आएगा आपका, लेकिन कभी ऐसे पूछ लिया जाए इसलिए बता दिया है कि सब में मोस्ट कॉमन कौन सा है। ठीक है ना। अगर 4 इंसेक्ट के नाम आ जाए और पूछा जाए सबसे ज्यादा कॉमन पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है तो आंसर क्या हो जाएगा बीज के थ्रू। क्लियर। चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।